तो क्रोनोलॉजी बताऊंगा। हिस्ट्री की जब भी अपने बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट पढ़ो चाहे मिडिवल पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, एंशिएंट के अंदर आपकी सबसे पहले आएगा वर्ड एसोसिएशन, जो कि क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी जो टर्म्स है, एंशिएंट में बता देता हूँ मैं, कोई भी टर्म्स है वो यार इधर होती है से रिलेटेड, ठीक है, या होती है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। एग्जांपल देता हूं, जैसे 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, बंजारास वर रिलेटेड टू, और आगे चार थे, दे वर ट्रेडर्स, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मिरासी क्या चीज होता है, ये वर्ड एसोसिएशन दे दिया और आगे तीन ऑप्शन थे, इधर तीन वर्ड्स दे दिया, आगे तीन ऑप्शन थे। एंशिएंट और मिडिवल का कोई भी चीज आएगा, उसका आंसर या तो ट्रेड होगा या लैंड रेवेन्यू होगा। मेरा कहने का ये मतलब है, ट्रेड एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने वर्ड्स है ना इस बुक में, वो निकाल लेंगे तो आंसर बाय डिफॉल्ट आपका तो तुम्हें सामने पता चल जाएगा। अदरवाइज उनका आंसर हम डिफॉल्ट मान के चलेंगे, ट्रेड और लैंड रेवेन्यू तो नहीं, क्योंकि अपने चार बुक्स में सातवीं 11वीं की फाइन आर्ट, 12th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इसने भी ट्रेड और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, पहली चीज यही है कि हर दूसरे साल में एंशिएंट का एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर ट्रेड से रिलेटेड होता है या लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। लैंड रेवेन्यू का मेरा मतलब है वहां टैक्सेस भी आ सकता है, ठीक है। तो खराज क्या चीज थी वो पूछ ले, मिडवेल में एक चीज थी ना खराज, इट वाज अ टैक्स ऑन लैंड, 1/6 ऑफ द लैंड, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरह की जब मतलब लैंड का नाम था और समथिंग टू टैक्स, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर इस तरह की चीजें आती है जो या तो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होती है या ट्रेड से रिलेटेड होती है। जैसे अब पहला चैप्टर है, और दूसरी इसमें आपको याद रखनी है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो है क्रोनोलॉजी, ठीक है। चीजों को अगर आप क्रोनोलॉजी अरेंज कर पाए, उसके अलावा आपको चैप्टर में से कुछ भी नहीं देखना है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया पहले इसी चैप्टर से, छठी क्लास के पहले चैप्टर के पहले पेज में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आ जाओ दूसरे पेज पे, मतलब जो सिविल्स के लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी में जो आपको ये मैप दिख रहा है, अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपने नई, ये कौन सी बुक ले आए आप? छोटी क्लास नहीं है ये वो, हाँ ये मैप तक रहो, आप ज्यादा आगे चले गए थे। हाँ, तो जैसे ये मैप है, इसमें कोई फनी नेम नहीं है, कोई फैंसी नेम है नहीं, सिर्फ रिवर है, और मतलब इंडस वैली सिस्टम की रिवर्स है और वो है, तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो ये मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बुक के, साइड के जो कॉलम्स बने होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है पहले ऊपर वाला में, कि 8 साल पहले हमने क्रॉप ग्रो करना शुरू किया वगैरह वगैरह। एक क्रोनोलॉजी लिख लीजिए जो इसी चैप्टर से बनाई गई है। सबसे पहले आए थे फूड गैदरर्स, उसके आए थे हंटर्स, थोड़ा तेज रखिएगा रफ्तार। उसके बाद में शुरू हुआ था डोमेस्टिकेशन, ये क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है दिमाग में रखना। फिर आया था एग्रीकल्चर, ये चार लिख लीजिए। ये मैं चारों चैप्टर एक साथ ही करवा रहा हूँ आपको छठी क्लास के, उसके जस्ट बाद में मैं दूंगा 11th क्लास पे, क्योंकि एंशिएंट करवानी है मुझे आज। फिर 12th के फर्स्ट पार्ट के पहले 4 चैप्टर, ठीक है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सपेक्ट करवाता जाऊंगा। अब इसमें बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। वो एक सेंटेंस दे देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वो ये कह देंगे द प्रैक्टिस ऑफ शीप रियरिंग स्टार्टेड thousands years ago, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड 12,000 years ago, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी तुम्हें हेल्प करेगी ये चीज देखने में कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन से पहले कैसे आ सकता है। Am I making sense? क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे कि कैसे छठी क्लास की एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन से तुम सिविल्स का पेपर कर पाओगे। क्लियर है? तो अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है कि सबसे पहले फूड गैदरर थे, फिर हंटर्स थे, फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ और फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो तुम चीजों को मतलब नॉर्मली कर पाओगे। और एग्रीकल्चर के बाद में आई सेडेंटरी लिविंग। सेडेंटरी लिविंग का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? पहले वो थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा तभी तो सेडेंटरी लिविंग, मतलब पास में रहना, कोई लैंड को उठा के ले जाएंगे। तो ये बट ऑब्वियस है ना कि एग्रीकल्चर के बाद ही सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट हुई होगी। ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको बहुत से क्वेश्चंस में इस तरह से हेल्प करेगी, जिसमें आप या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? आ रही है समझ में बात? इसके अलावा इस चैप्टर में जो
कुछ एक इंफॉर्मेशन जो आपको उस तरह से डेटा के रूप में चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था 12,000 ईयर्स अगो। लिख लीजिए, और एग्रीकल्चर के आगे टाइमलाइन लिख दीजिए 8,000 ईयर अगो। ठीक है, फिर कुछ साइट्स के नाम, क्योंकि वो ये आपको दे देंगे कि which of the following sites is located in the eastern part of the India। वो बिहार और यूपी नहीं देंगे because they are modern concept। आपको एंशिएंट के क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दिया जाएगा, या फिर क्लियरली पूछा जाएगा जैसे चिरांद एक साइट थी, वो मॉडर्न डे कौन से स्टेट में पड़ती है, वो क्लियरली क्वेश्चन में बोलेंगे इट्स इन बिहार। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिया जाएगा। मैं क्या लिखना है, इंडिया का मैप बनाइए। मैं ये मैप बहुत बार बनवाऊंगा आपको, ये इसमें तो बहुत अजीब सा बन रहा है, मैं तो ठीक बनाता हूँ, चैन ही नहीं चल रहा। मैप बनाइए इंडिया का फटाफट, जितना भी इजीली आप बना सकते हैं। उसमें जहां पे यूपी लाइक है वहां पे एक साइट का नाम लिख लीजिए कोलधीवा। जम्मू कश्मीर में लिख लीजिए गुफकराल। मैं आपको बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे किए थे मैं। और चिरांद लिख लीजिए बिहार में गुफकराल। कोलधीवा KOLDHIWA यूपी, यूपी और एमपी पे लिख दे, बुंदेलखंड या बागेरखंड के आसपास लिख लो। थोड़ा सा फास्ट चलो ना आप, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे फटाफट लिखते जाओ। अब आपको एक याद होगा कि 2019 के प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन आए थे कि इधर साइट्स का एंशिएंट साइट्स का नाम दे रखा था और आगे दे रखा था उनके मॉडर्न डे स्टेट्स। सारे के सारे लोगों को वो साइट एलियन लग रही थी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ढंग से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम की एक बुक मिलेगी जिसका नाम था बिल्सा टॉप्स। बुक का नाम था, ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये बुक उसने सांची के स्तूप पे लिखी थी। इससे एक चीज तो पता चल रही है कि बिल्सा अगर वर्ड आता है कहीं से, अगर कहीं पे भी आता है तो उसका रिलेशन मध्य प्रदेश से होगा, क्योंकि उसने सांची पे बुक रखी हुई। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कह रहा हूं प्योरली एनसीईआरटी is sufficient to answer all the ancient questions. If you cannot answer from the NCERT, that question is not going to make any difference in the merit. ठीक है, तो अपने इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे सब कुछ। ठीक है, आगे समझ में। तो ये जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ये बहुत क्रूशियल है, मतलब ऐसे मान लो कि 3-4 साल लगा दिए इनको एक्सट्रैक्ट करने में, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। इससे चीजें एलिमिनेट और सेलेक्ट इजीली हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें ये सब तो सबको पता होगा कि सबसे पेलियोलिथिक है। अगर ये क्रोनोलॉजी नहीं पता तो भी लिख लो, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है। सबसे पहले पेलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। लिखो फटाफट, और नियोलिथिक में ही एग्रीकल्चर लिख लो। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर लिख लो। फिर इंडस वैली, इंडस वैली के बाद में वैदिक, वैदिक के बाद में लेटर वैदिक, लेटर वैदिक के बाद में महाजनपद, और उसके बाद में जो ये अपने स्टेट्स गुप्ताज और व्हाटएवर है ना। महाजनपद के बाद में थोड़ा सा डार्क एज आता है, पर उसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है। उसके बाद में गुप्ताज और वो सारे अलग अलग इलाकों में अलग अलग आ जाएंगे, वो मैं आपको मिडिवल के टाइम करवाऊंगा। अभी अपने इंडस वैली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आता है उन पर बात करेंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई अब तक डाउट? ठीक है, मैंने बेडका नहीं लिखाया बिकॉज दैट इज बट ऑब्वियस कि मध्य प्रदेश में आप सबको पता है। मैंने बाकी 3 नाम लिखवाए जो कहीं कंफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, 4 चैप्टर में कहीं है, मेरे को वो मतलब नहीं है कि वो कहाँ है लाइन। अशोका की कुछ स्ट्रिप्स देखो, आप जब पढ़ोगे ना इनको, हो सकता है कि मैंने यहाँ से उठाई हो साइड वाली जगह से, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने लिटरली वर्ड टू वर्ड पढ़ी हुई है। तो आपको ये लाइन मिल जाएगी कि अशोका की जो स्क्रिप्ट थी वो ग्रीक और एरेमिक दोनों में लिखी हुई थी। इसका यूज आप कहां करोगे कि एक सेंटेंस आया था 2019 के प्रीलिम्स में, उसमें बहुत लंबा कुछ दे रखा था, उसमें सिर्फ इतना हिंट दिया हुआ था कि his scripts were written in Greek and Arabic as well. Identify the ruler. इस तरह का एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन आया था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था कि उसको देवनाम प्रिया भी कहते थे, पियादसी भी कहते थे, क्योंकि उनसे पता चल जाता था वो अशोक था। उन्होंने 6ठी क्लास की एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन यूज करके वो क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, क्योंकि ग्रीक अपने को ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, मैगस्थनीज के साथ उसने लड़ाई की थी तो कहीं ना कहीं ग्रीक रहा। एरेमिक अपने वैसे सोच नहीं पाते, नॉर्मली हो सकता है कि एलिमिनेट कर जाए। ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है
कि वो ग्रीक और अरेबिक दोनों थे। इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। कैसे यूज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बट दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द अशोक। और यस, अशोक पे क्वेश्चन आएगा, हर 2 साल में एक बार आता है। तो इनवेरिएबली अगर किसी रूलर आंसर है, अगर रूलर आंसर है किसी क्वेश्चन का और तुम्हें कुछ नहीं पता, विदाउट सोचे समझे अशोक मार दो, अशोक अगर ऑप्शन में है तो। क्योंकि मोस्टली यही होता है, यूपीएससी का अशोक और बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा प्यार है, सोलमेट्स है वो, अलग हो ही नहीं रहे। ठीक है। और दूसरी चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा उसका शहर था, मोहनजोदड़ो एक शहर था। जो मोस्टली कॉमन लोगों को कंफ्यूजन लगता है, इस पे नहीं था हड़प्पा। कौन सी सिटी थी हड़प्पा? हड़प्पा कौन सी रिवर पे था? रावी पे। इंडस पे था मोहनजोदारो। क्लियर है? और दूसरी एक सिंपल सा इनका वो कि सिटाडेल किस तरफ था, ईस्टर्न में या वेस्टर्न पार्ट? ऑफ कोर्स वेस्ट में था। मतलब ये एक ही सेंटेंस आएगा, सिटाडेल इन द मेनी सिटीज वर इन द ईस्टर्न पार्ट, तो आपको ये एलिमिनेट करना है, बिकॉज ये क्लियरली तीनों बुक में इनवेरिएबली लिखा हुआ है कि इट वाज इन द वेस्ट पार्ट, और हायर था थोड़ा बाकी टाउन से। तो ये जो हायर था, यहां से एक मेंस का क्वेश्चन करवा देता हूं कि स्टार्क डिफरेंसेस मिलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के इन सिविलाइजेशन के जो एग्जीक्यूशंस हुए उनसे। इलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन विद एग्जाम। तो उसमें 3-4 चीजें बता देता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे आंसर लिखवाऊं। एक तो सिटाडेल क्लियरली बताता है कि सम डिवाइन अथॉरिटी और समथिंग ऑफ सम टाइप ऑफ अ क्लास डिवाइन, सिटाडेल ये चीज क्लियरली बताता है। दूसरी बात, जब तुम ये देखोगे, तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब तुम मैप बनाओगे, इसमें मैप में देख लो, ठीक है, उसमें तुम्हें ये दिखाई देगा कि गुफ्त कराल में से कुछ सिक्के में कुछ ये सूरकेटरंड और उसमें है अफगानिस्तान में एक साइट है, कुछ बालाकोट, तो कुछ ये दायमाबाद के ले लो जो महाराष्ट्र में एक साइट है, चिरांद के ले लो, आपको एग्जैक्टली सेम टाइप की सील है। दैट मींस देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। एग्जैक्टली सेम टाइप की सील इतनी जगहों पे मिलना रिप्रेजेंट्स दैट देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जैसे कि मॉडर्न डे करेंसी है। ठीक है। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेंपल के एविडेंस कहीं से नहीं मिलते, प्रीस्ट का मिलता है, टेंपल का नहीं मिलता। आई एम चूजिंग माय वर्ड्स केयरफुली, अगर कहीं तुम्हें मिल जाए तो प्लीज करेक्ट मी। बाकी मैंने क्लियरली देखा हुआ है चीजों को। टेंपल की नहीं है, प्रीस्ट के जरूर है, वो तो है ना सीक्रेट प्रीस्ट, तो अपने को एविडेंस मिलता ही है। मानते थे नहीं मानते थे, दैट वी विल नॉट ड्वेल इनटू। टेंपल के एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से और क्या सोच सकते हो, जो भी पैटर्न था सिटीज का, सिटाडेल का सिटीज में साइमल्टेनियसली होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई सिटी इनको गवर्न कर रही थी, मतलब कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जिसने स्कीम बताई कि सारे शहर इस तरह से डेवलप होंगे। तो पता चल रहा है ना कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। 10 नंबर का ही आएगा। ठीक है। सिंपल से स्कीम बता देता हूँ। पेपर 1 GS1 जो है, ऑलवेज कभी डिफरेंशिएट नहीं होती इस चीज में, 250 नंबर पर होता है। ठीक है। 75 नंबर की आएगी हिस्ट्री, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब कुछ। 75 नंबर की सोसाइटी, 100 नंबर की आएगी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट उससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड 20-25 नंबर का, ये फिक्स है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। पिछले 9 सालों के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जाएंगे आप। आई चैलेंज यू टू गो अवे फ्रॉम दिस। +-10 अगर आप जैसे मान कि कोई चीज हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ओवरलैप कर रही है, बहुत बार कर जाती है, ज्योग्राफी का बताइए किसी भी चीज के। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि ज्योग्राफिकल कारण क्या थे कि मोस्टली जो युद्ध थे हरियाणा के प्लेन्स में हुए, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या हिस्ट्री का क्वेश्चन है? ये हिस्ट्री का है। ज्योग्राफिकल कारण बताइए कि हरियाणा में युद्ध, हरियाणा के प्लेन्स में युद्ध क्यों हुए। तो मतलब इस तरह से अगर तुम बस से इधर उधर लेके जाओगे तो 75 से ऊपर नहीं, बाकी स्कीम यही रहती है। उसमें हमेशा पहला क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन आर्ट कल्चर का होता है, ये भी चेंज नहीं हो रहा 3 सालों से। बाद में भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 75 में से 45 नंबर की आर्ट एंड कल्चर आ सकती है, पर आएगी तो पहले 3 क्वेश्चन में और उधर 11 से 13 में आएगी, ताकि तुम्हारे माइंड की फाइल्स एकदम से खुले कि तुम्हें ये करना है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये स्कीम भूलना मत, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हिस्ट्री 26 क्लासेस होंगी, उसमें पूरी 75 नंबर का ये मेंस कर जाएंगे और ये प्रीलिम्स का कर जाएंगे। ठीक है। चिरांद के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बिहार और नेपाल की सीमा पे है, तो उसकी और लिख लो गुफ कराल, और एक बुरजोम और साइट लिख लो, BURZH, बुरजोम, ये जम्मू कश्मीर में है।
गुफकराल जम्मू कश्मीर में, गुफकराल। और एक असम की साइट है दाउ हार्डलिंग, ये उसी मैप पे लिख लो, इसलिए तो मैंने मैप बनवाया था यार, वरना बार बार कब बनवाते रहोगे। उसी मैप पे जहाँ पे पहले मैप बनवाया था, DAOJALI हार्डलिंग, ADLING। तूने मैप कहाँ है तेरा? अच्छा, बहुत ही बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेगा। जो कह रहा हूँ करता जा, चीजें पाइल अप हो जाएंगी अगर उसमें स्क्रीनशॉट लेता जाएगा। जो बोल रहा हूँ वो बनाते जाओ। बाकी ये जो ट्विट वाली चीजें है ना, कि ये बेक्ड ब्रिड, मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है कि वो इस तरह से हाईलाइट करते हैं कि देयर वाज इंटरलॉकिंग पैटर्न, देयर वाज 90 डिग्री लाइंस, देयर वाज बर्न्ड ब्रिक्स, देयर वाज ब्रोंज, देयर वाज। इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई गलत कैसे करेगा? सोचो प्रीलिम्स का इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, कोई गलत कैसे करेगा? क्यों हाईलाइट कर रहे हो इन चीजों को? ये तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसी वक्त देख सकते हो। किसी को ये नहीं पता कि CHERT चर्ट क्या चीज है, इसको हाईलाइट करो। चर्ट क्या था बताओ? इट वाज अ स्टोन बट यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? मेजरमेंट, वेट मेजर किए जाते थे इस पत्थर से, ठीक है। CHERT चर्ट, ये हाईलाइट करने की चीज है। अगर मतलब नॉर्मली पूछ लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री व्हाट वाज चर्ट, तो इतना सा हाईलाइट करने की जरूरत है। असम वाली साइट थी DAOJALI डाउजल हार्डलिंग, DAOJALIHADLING, ठीक है। और एक दूसरी, कोई भी चीज जो कंट्रोवर्शियल है मैं उस पर ड्वेल नहीं करूंगा। जैसे कि फोर्सेस के एविडेंस मिले हैं नहीं मिले हैं, यूपीएससी इस तरह के जब क्वेश्चन देती है, जो एविडेंस क्लियरली मैंने बता दी है, जैसे अब कहा हुआ है, वो भी डिबेटेड है फोर्स के साथ कि क्या इंडस वैली में उसके एविडेंस मिले या नहीं मिले, फोर्स के एविडेंस मिले या नहीं मिले। इनको मत लिखिए क्योंकि इनको बाकी स्टेटमेंट देख के आंसर करना पड़ेगा। अगर कहीं से आंसर बन रहा है तो आई वुड एडवाइस टू टेक मैक्सिमम प्रिकॉशन। मतलब यूपीएससी डिसाइड करेगी इनके आंसर्स। ओल्ड एनसीईआरटी में जाओगे तो फोर्स के एविडेंस है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा डाउटफुल होते हैं। कोई कितनी डिबेट कर, फाइनल मालिक यूपीएससी है, चैलेंज अपने कर नहीं सकते उसको, रिजल्ट के बाद में साले आंसर। तो इस तरह की चीजें मैं ऑलरेडी नहीं लिखा रहा। ब्रॉन्ज का पता है टिन और कॉपर का मिक्सचर होता है, लिख लो, नहीं पता तो। मैं मानता हूं कुछ चीजें बट ऑब्वियस लेके चल रहा हूं कि सबको पता होगी, बट फिर भी मैं उनको एक बार बोलूंगा, ठीक है। दूसरा, पॉटरी जो होती है, जो मतलब गढ़ों को बनाने की जो तरीका होता है, वो जितनी की जितनी अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन तक मिलती है, जिसमें कि अपने लेटर वैदिक से पहले की बात है, मोस्टली ब्लैक कलर की है। जो तुम्हें एलिमिनेट करना है वो ये है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। अगर ये दे दिया जाए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये महाजनपद से रिलेटेड। उससे पहले कभी भी अपने को कहीं एविडेंस नहीं मिले हैं कि पॉलिश्ड वेयर थे पॉटरी में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, अपने को महाजनपद से पहले कभी नहीं मिलती है। तो ये एक बार का 2005-6 के आसपास का क्वेश्चन है। सिर्फ एक इस इंफॉर्मेशन से पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है, करते आंसर बन जा रहा है। ब्लैक कलर की थी बट NBPW पॉलिश्ड नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, किसी चीज का पॉलिश हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडर्निटी, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब वो एवोल्यूशन से होके आया है। अगर कोई चीज पाइनियर कर रही है और वो पाइनियर के टाइम में ही तुम्हारे ऐसा दिख रहा है कि वो ऑलरेडी इवॉल्व्ड है, तो दैट मींस दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसे कि सिक्के हैं, सिक्कों के बारे में ये कर दिया जाए कि अर्ली गुप्ता रूलर्स प्योरली राउंड कलर के सिक्के थे, पॉलिश थे और शानदार इमेजेस थी, वो स्टेटमेंट गलत ही होंगी, क्योंकि दे वर द वंस जिस वक्त सिक्के आ रहे थे। गुप्ता के डिक्लाइन के टाइम में सिक्के अपने मैच्योर होंगे, इसलिए जो पॉटरी है वो इस वक्त पॉलिश नहीं हो सकती, क्योंकि दे वर पायनियरिंग इट। इस तरह से स्टेटमेंट एलिमिनेट या सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?
Makes so when we tell about how numismatics is what? Study of coins. अगर नहीं पता तो ये लाइन लिख लीजिए. Numismatics क्या होती है? क्योंकि वो चार इधर numismatics क्या होती है? Iconography क्या होती है? Iconography क्या है? जो ancient deities होती हैं उनकी जो होती है ना पत्थर स्कल्पचर उनको स्टडी करके हिस्ट्री का पता लगाना वो इकोनोग्राफी. ये आपकी 11th क्लास की फाइन आर्ट में लिखा हुआ है. मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है. अब एक सिंपल सी चीज, टिन और कॉपर में देख लिया. ब्रॉन्ज, ब्रास किसको कहता है? ये आपका होमवर्क है. ब्रास भी दो चीजों का होता है, ये आपको पता करना है. बिकॉज यूपीएससी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही कॉमन यूज में है. जिसमें जैसे कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा क्या होता है, जो नॉर्मली अपने आसपास देखते हैं. टमाटर में कौन सा एसिड होता है? क्योंकि ये सबको पता है कि सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर में नहीं होता. ठंडक. जितनी भी चीजें हैं जो निचोड़ने वाली, नींबू है, अपना संतरा है, इन सब चीजों में सिट्रिक एसिड है, ये सबको पता है. टमाटर पूछ लिया तो नाइस. टर्मरिक हल्दी को कहते हैं, पर टी पे नाम है उसका. छठी क्लास की एनसीईआरटी है साइंस में. ऑक्सैलिक नहीं आता. हाँ यही होता है, टी पे नाम है उसका एसिड का. तो ये इस तरह की चीजें साथ साथ मैं बताता जाऊंगा जो कि यूपीएससी नॉर्मली फोकस करती है व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक. ठीक है. चलिए अब अपने आगे चलते हैं. आपको कॉपर का बता दिया, इस चीज का बता दिया. अब कुछ एक टर्म्स हैं जो इन्हीं 4 चैप्टर्स में कहीं है. एक है AIENCE, फाइनेंस, इसको जो भी बोलते हैं आप. FAIENCE, फाइनेंस. क्या होता है इसका मतलब? Yes, it was a jewelry, artificially produced. सैंड की बनती थी. It was some type of jewelry. सैंड की बनती थी और आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता. आप पता है फिर भी लिख ले. और ये क्या पेज सा लेके आया, कॉपी का है तेरी, इसको फेयर करेगा जाके. बहुत टाइम है तेरे पास. पंचवर्षीय योजना में तो नहीं आया. अब जिसमें दो पार्ट बात करते हैं अपने. दो पार्ट का मतलब एक सिटाडेल, एक लोअर सिटी. धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जिसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड था. तो इस सेंटेंस स्टेटमेंट इनफ से अपने को नहीं पता चल जाना चाहिए दैट सिटी इज धोलावीरा. इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़. बड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो, चारों शादी करवा रहे हैं. राखीगढ़ इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है. अभी लोग हैं ना, और ये जो बाकी 3 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, उनको ऐसे टिप्स पे ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. तो उनसे पीछे नहीं रहना है ना. और उन लोगों के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं. उनमें से एक का सी सेट की वजह से नहीं हुआ, 106 नंबर बन रहे थे इस बार, और दूसरे का हो गया था. तो जितनी है ना उनको ऐसे कैसे रटना है. दूसरा राखीगढ़ी बता दिया. अब आपका एक होमवर्क है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्योर फेज में थी तो सबसे नदर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, सबसे सदर्न मोस्ट कौन थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कौन सी थी, ये पता करना है आपको. अब करते हैं कुछ ट्रिक्स की बात. सारी साइट्स आपको याद नहीं रहेंगी, जितनी लिखवा दी उतनी तो वैसे भी आप सेलेक्ट या एलिमिनेट कर पाएंगे कि whether it belongs to Indus Valley or not. If you do not know anything whether this particular site belongs to Indus civilization or not, whatever the option are given, if something is ending with I, कोट दीजिए इस तरह से. कोई भी नाम I पे जो है, क्योंकि तुम डिग डीपर करोगे ना तो इंडस वैली की कम से कम 150 स्टेप्स हैं. जो आई पे एंड हो रही है ना उसको मान के चलना कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है. जितने नाम याद करते उतने सफिशिएंट है. बुर्जोंग कर लिया, गुफकराल, चिरांद, दाउजिंग, हार्डलिंग, है ना, ये सब बुर्जोंग नाम याद कर लिए. इसके अलावा जो भी आई पे वर्ड ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है, समझ में आ गया, तो वो इंडस वैली की सिविलाइजेशन की साइट है. दूसरा लोथल. लोथल एक साइट थी, डॉकयार्ड था वहां पे. मतलब डॉकयार्ड जानते हो क्या होता है? जहाँ पे डॉक्स मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह आती है.
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट वाज ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, नॉट सरस्वती रिवर। तो ब्रैकेट में ढंग से लिख लेना कैपिटल में, नॉट सरस्वती रिवर। यूपीएससी इतना ही करेगी, लोथल वाज ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, और तुम सोचोगे हाँ एंशिएंट टाइम में सरस्वती हुआ करती थी, तो वही रही होगी। यही खेलते हैं वो लोग। क्लियरली साबरमती रिवर मेंशन। रानी के बाग कौन सी रिवर पे है? 100 रुपए के नोट पे पीछे रानी के बाग की फोटो बनी हुई है, कौन सी रिवर पे है? सरस्वती है साबरमती है? यही तो मजेदार बात है, तुक्के मारोगे क्लियर नहीं है तो। इधर साबरमती है वहां सरस्वती था ही नहीं, है ना। अब इसी से आंसर हो जाएगा अगर ये पता है तो ये चेक करके आओगे। 100 रुपए की नोट की जिसकी फोटो है, ये हर किसी को पता है उनकी डायनेस्टी है क्या है क्या नहीं, है ना, किसने बनवाए थे, कब के हैं, इतनी सी चीज पे। बट ऑब्वियसली सामने है सरस्वती है साबरमती है, हमें नहीं पता है। पक्का है? रानी के बाग गूगल अब भी कर ले, ये आज ही बात मत करना क्लास में। तो क्या कर रहा है? हाँ, इसमें इंटर के बाद नहीं मिलेंगे, 11वीं शताब्दी में बने थे वो, अभी तो अपने बहुत पहले चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक फेज आता है, अभी अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन इस छठी क्लास में जितना था ना, मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है पहले 4 चैप्टर्स की। एक छोटी मोटी चीजें आती है जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात, तो दो यहाँ पे, एक तो खंबात की खाड़ी और दूसरा गुजरात में, दूसरी क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, और दूसरी कौन सी? कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। लोथल कहाँ था, कच्छ में था या कैम्बे में था? कैम्बे। कैम्बे। ये इतनी सी यहीं पे कंफ्यूज करेंगे वो तुम्हें, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज पूछ जाए, एक सिंपल सी सेंटेंस आ जाएगी, जैसे अब तक जितना पढ़ाया गया है उसमें से मैं 3 अगर लाइनें बनाऊं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये छठी क्लास ही चल रही है अभी, अपने 11वें पे आएंगे, फिर 12वें पे आएंगे, तो लगभग आधा पौना घंटा और लगेगा अपने। फिर इंडस की जितनी भी चीजें एनसीईआरटी सारी पूरी हो जाएंगी। वो तुम्हें ये कहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैड अ साउंड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। इट लाइन आएगी, there are some evidence that suggests there was a centralized authority. Some evidence suggests that there was a flourishing trade. ये 3 लाइनें हैं। बताओ तीनों में से कौन सी गलत है? All true। तीसरी कैसे सही है ये बता दो, ये तीनों ही सही है। Flourishing trade, वो मैं जो यस कोइंसिडेंट में, ठीक है। वो नहीं, फिर तुम गलत जा रहे हो। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस यूपीएससी में अगर इस वर्ड से शुरू होती है, देयर आर सम एविडेंस, दे आर ऑलरेडी ओपनिंग द फ्लड गेट, दैट स्टेटमेंट विल नेवर बी रॉन्ग। यूपीएससी ने जहां ये बोल दिया ना, सम लाइक जैसे सम बर्ड्स आर टाइप्स, कुछ भी लिख दिया, ये इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट हो, उनको बहुत ज्यादा डिग डीपर करना पड़ेगा उसे गलत प्रूव करने के लिए। These statements are generic and almost always true, no matter whether you know the knowledge of that subject or don't. It does not matter. These statements are always true. It's like saying that some people in this room are arrogant. UPSC has to individually know each to make this statement wrong. Otherwise, it's a general feeling that this statement will be right. Same goes for the history, same will goes for the I don't know, for the future, and same will goes for the kingdoms in Game of Thrones. It will always be the same, ठीक है। These are generic statements। इसलिए मैंने जानबूझ के पहली स्टेटमेंट वो दी, नॉलेज टेस्ट कर रही थी, दूसरी चीज तुम्हारी अवेयरनेस टेस्ट कर रही थी। You will not be given a district just because you are knowledgeable. You have to be aware. You have to know the surrounding to effectively govern somebody. It's a service, you to serve, you do not have to rule, है ना। डिफरेंस होता है, जब आप अवेयर होगे तब आपको पता चलेगा कि इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट ए रूल, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें अच्छे से चेक होगी, तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दे दी।
ठीक है, उसके बाद में अगले शायद तीसरे चैप्टर में एक वर्ड है विश, VISH, विश। विश का मतलब ये अपने आप ढूंढ लेना, पहले 4 चैप्टर में कई वर्ड्स हैं। विश का मतलब बताओ क्या है? जो काम की चीज है वो मैं निकलवाया जा रहा हूँ उसमें से। इट्स ए ग्रुप ऑफ ट्राइब। विश का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्राइब, वर्ड्स एसोसिएशन। ठीक है, और एक दस यूज, ये दास जैसे होता था ना, उनको DSYUS, मतलब दास, लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, सरप्राइजिंगली छठी क्लास के आपके एनसीईआरटी ये गंगा और यमुना का मेंशन लेटर वैदिक पीरियड में आता है। गंगा यमुना मेंशन नहीं है इसमें एंशिएंट पीरियड में। इंडस तो बट ऑब्वियसली है, बट वो नहीं है। आपकी छठी क्लास की एनसीईआरटी ये कह रही है, पर मैं वही कह रहा हूँ, ये इस तरह की स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा कि यूपीएससी का फाइनल होगा, क्योंकि वो क्लियरली ये नहीं लिख रहे कि इसमें मेंशन नहीं है, बट ये लिख रहे हैं गंगा और यमुना वर मेंशन इन लेटर वैदिक पीरियड। पहले चैप्टर में नहीं है, पहले 4 में कहीं लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई बॉक्स में, इसलिए मैंने लिख रखा है। ठीक है, अच्छा मेगालिथ क्या चीज होती है? लिथ का मतलब होता है पत्थर, लिथोग्राफी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ पत्थर, दैट स्टोन्स। मेगालिथ का मतलब बहुत बड़ा कोई पत्थर है। ठीक है, उसको बरियल के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन आएगा सिस्ट का, CIST, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्ट? क्या है बताओ? ST आपके फोटो भी बनी हुई है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में सिस्ट की। इट्स अ सर्कुलर मेगालिथ बरियल, सर्कुलर शेप में मेगालिथ बरियल है। ठीक है, अब अपने वैदिक फेज में एंटर कर रहे हैं। जब अपने वैदिक फेज में एंटर कर रहे हैं तो अपने को जो पॉटरी है वो थोड़ी सी रेड दिखाई देने लगती है, बट NBPW की जो मैंने बात की ना, वो 100% चारों एनसीईआरटी में, छठी, 7वीं, 11वीं, फाइन आर्ट और 12वीं, आपको सीधा महाजन नहीं मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो बात की क्लास का टाइम है, अपने सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन चारों क्लासेस में क्लियर करेंगे। आपको एक बड़ी बड़ी आउटलाइन दे दी, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो अगली क्लासेस में आ जाएंगी, छठी में बड़ी बड़ी आउटलाइन की है। ठीक है, और एक साइट और है जो छठी क्लास में मेंशन है, उसका नाम है इनाम गांव। देखो, जहां भी गांव वर्ड आ जाए लास्ट, मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ चीजों को एलिमिनेट करने का। गांव शब्द जो भी है, चाहे तुम खेल गांव ले लो, छोटी मोटी, मतलब वहां के जो नाम था ना, जैसे सेवा नाम था उसका, जो सेवाग्राम बनाया गांधी जी ने पहला, इस तरह के जितने भी नाम है वो मोस्टली महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है घोड रिवर, GHOD, घोड, घाट है, पता नहीं घोड है, ये वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसकी उसके ऊपर ये बसा हुआ गांव है। तो यूपीएससी ने 2020 के पेपर में इधर साइट दे दी थी और इधर आगे रिवर दे दी थी, उनसे मैच करवाना। तो अगर तुमने दे दिया जाए कि पहले हड़प्पा है, उसके आगे इंडस लिख दी, और इधर इनाम गांव के आगे भीमा रिवर लिख दी, क्योंकि भीमा और घोड आता है, घोड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर ओनली। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, इनाम गांव का तो नहीं होगा कि कैसे सिलेक्ट करना है, नहीं करना, हड़प्पा को सीधा टिक मारेंगे, यस ये तो इंडस पे ही, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। डू यू फॉलो इट? ठीक है, और इस क्लास से पहले अपने आप से पूछना कि अगर ये क्वेश्चन आता तो तुम इजी में काउंट करते, इनाम का सोचते ही नहीं, और अगर ऊपर वाले से आंसर हो जाता सिर्फ ये देखने से कि इंडस उस पे है, किस पे, हड़प्पा इंडस पे है, तो तुम आंसर कराते और आंसर गलत हो जाता, और फिर घर पे आगे ओ शिट। समझ में आया? इस तरह से खेला जा रहा है आपके साथ। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको क्लियर होना पड़ेगा कि जहां पे भी रिवर नाम आ गया उसके आसपास की कोई साइट, अगर वो रिवर पे ही है तो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने रानी के बाव पूछ लिए, जैसे कि लोथल का बता दिया आपको, जैसे कि धोलावीरा का बता दिया आपको। मैं रिवर वाली कोई नहीं छोड़ रहा क्योंकि यूपीएससी पूछती है। ये जितना भी कुछ बता रहा हूँ ना, यूपीएससी ने 30 सालों के पेपर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि क्या आ रहा है, कभी नहीं चेंज हुआ। पिछले साल के पेपर में भी 30 की क्वेश्चन आए जो हम कर रहे हैं उसमें से, बट वो डिसेंट थे, बाकी एलिमिनेशन से हो जा रही है। ठीक है, ओके।
तो ये था, ये महाराष्ट्र की साइट है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जनपद आ जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग यहीं रोक दे। अब मैं क्लास की